हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आप लोगों को भास्कर ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हमारे वीडियो बीच में थोड़ा सा कुछ गैप हो गई है और एक नए रूप में आज मैं अपनी वीडियो लेकर के आ रहा हूं। शायद ये आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके आप बताइएगा कि मैं इसी फॉर्म में वीडियो लाऊँ या फिर जैसे बोर्ड पर लाया करता था उसी टाइप से लाऊँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दें। और हाँ, एक और सूचना कि जल्द ही मैं कक्षा 10वीं 11 और 12 के लिए भी कुछ स्टडी मटेरियल अपने यूट्यूब चैनल से शुरू करने जा रहा हूं। थोड़ा समय अभाव के कारण और बीच में नवरात्रा के कारण मैंने वीडियो गैप कर दिया था। चलिए फिर से नई सीरीज को मैं स्टार्ट करता हूं। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता इसके बारे में पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल इत्यादि के बारे में चर्चा किया था। उसके बाद का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। हालांकि बीच में एक और टर्म आता है, वो टर्म है आपका ताम्र पाषाण काल और लौह युगीन। ताम्र पाषाण काल मुख्य रूप से जिसमें तांबे का प्रयोग शुरू हुआ। आप लोगों को जानकारी हो कि खोजा जाने वाला प्रथम धातु तांबा ही था। तो तांबे और पत्थरों के मिलकर के औजार के रूप में उसका प्रयोग किया जाने लगा। तो बर्तन का निर्माण हुआ, अनेक वस्तुएं दैनिक उपयोग का मनुष्य जब नवपाषाण काल में वो समूह बना करके रहना शुरू कर दिया तो इन चीज़ों का प्रयोग तांबे के रूप में भी करना स्टार्ट किया। तो इसीलिए इसको ताम्रपाषाण कालीन कहा गया। इसका समय लगभग 2500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक का माना जाता है। उसके बाद लौह युगीन का समय आया। लौह युगीन जिसमें लोहे का आविष्कार हुआ। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब वैदिक सभ्यता की शुरुआत भारत में हुई तो उसके बाद लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, यानी उस काल को लौह युगीन कहा गया है। उसके बाद आ जाता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के भी कुछ स्थल ऐसे हैं जो कि ताम्रपाषाण काल के भी हैं। जैसे में आप लोग पढ़िएगा जब दायमाबाद के बारे में, तो दायमाबाद आपको ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल था। वही दायमाबाद आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता में भी देखने को मिलेगा। इसका कारण ये है कि जिस समय ताम्रपाषाण काल चल रहा था, लगभग हड़प्पा का काल भी वही चल रहा था। जैसे बड़े बड़े इतिहासकारों का मानना है, जो प्रमाणिक दृष्टिकोण है, कार्बन 14 पद्धति है, वो भी बताता है 2350 से 1750। तो कॉमन आ गया 2500 से 1500 ईस्वी तक का जो समय था वो आपको हड़प्पा सभ्यता का काल, ताम्रपाषाण काल चल रहा था। और उसी टर्म में आपका हड़प्पा सभ्यता भी चल रहा था। तो इसीलिए दोनों में काफ़ी कुछ समानताएं देखने को मिलती है। कुछ कुछ ऐसे भी स्थल हैं जो प्राक हड़प्पा हैं, यानी प्राक हड़प्पा कहने का मतलब हुआ हड़प्पा के पहले का। चलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। मैंने हड़प्पा सभ्यता को बहुत शॉर्टेज करने का प्रयास किया है। इसका रीज़न ये है कि हमें उन चीज़ों को पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आती हैं। बहुत ज़्यादा हमें इतिहासकार नहीं बनने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम निकालने के लिए इतिहासकार बनना ज़रूरी नहीं, बल्कि इतिहास को जानना ज़रूरी है, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की ओर आते हैं। सबसे पहले बात आती है नामांकन। तो नामांकन के विषय में जब कहा जाए तो माना जाता है, इतिहासकारों का मानना यह है कि जिस नदी तट पर वह सभ्यता विकसित हुई है उसी के नाम पर उस सभ्यता को दे दिया जाए। जैसे आप लोग जानते हैं नील नदी की सभ्यता मिस्र को कहा जाता है, नील नदी की देन कहा जाता है, या मिस्र की सभ्यता भी उसको कहते हैं। उसी प्रकार भारत में जो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ वो सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। इसीलिए इसका नामांकन हो गया है सिंधु घाटी सभ्यता। जबकि कुछ इतिहासकार का मानना यह भी रहा है कि जितने भी पुरापाषाण जो स्थल हैं उसमें सबसे पहले जिसकी खोज हुई हो उसी के नाम पर उस सभ्यता को नामांकन किया जाए। तो चूँकि जानकारी आप लोगों को हो कि 1921 ईस्वी में सबसे पहले दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। क्लियर है? अब आते हैं खोजकर्ता के विषय में। सबसे पहले बात की जाए तो खोजकर्ता में आते हैं चार्ल्स मेसन। इन्होंने सबसे पहले
जब पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया था तो अपनी बुक में इन्होंने इन स्थलों की स्टीलों की चर्चा की थी। हालांकि वो कुछ ऐसा बताया नहीं था कि यहाँ पर कोई ऐसी सभ्यता है, लेकिन इनकी चर्चा की थी कि कुछ ऐसे टीले हैं जहाँ कुछ ऐसे चीज़ें दबी होने का प्रमाण हो सकता है, ऐसी चीज़ों की चर्चा की थी। उसके बाद आते हैं दो नाम बर्टन बंधु। ठीक है, बर्टन बंधु जो मूल रूप से इंजीनियर थे और उस समय कराची से लाहौर तक के लिए एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहाँ पर डालने के लिए मिट्टी की आवश्यकता हुई। तो मिट्टी की आवश्यकता जब हुई तो पास के ही क्षेत्रों में खुदाई किया गया और उनसे प्राप्त मिट्टी को ट्रैक के नीचे डाला गया। तो जब वहाँ से खुदाई हुई तो बहुत सी ईंटों की प्राप्ति हुई। हालांकि इनकी उपयोगिता को ये लोग समझ नहीं सके कि क्या चीज़ की चीज़ें हैं, और उस ईंट को भी वो लोग उसी काम में प्रयोग कर लिया। भारत में पुरातत्व का जनक कहा जाए तो कनिंघम का नाम आता है। जब भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी तो कनिंघम ही उसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में थे। इन्होंने सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के बारे में, पाकिस्तान के क्षेत्रों के बारे में किसी सभ्यता होने का कोई अनुमान व्यक्त किया था। उसके बाद 1921 ईस्वी में भारत में पुरातत्व विभाग का जो अध्यक्ष बने वो सर जॉन मार्शल बने। उन्हीं के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी जो थे वो हड़प्पा के क्षेत्रों में खुदाई प्रारंभ की और हड़प्पा सभ्यता के बारे में विश्व के पटल पर जानकारी प्राप्त हुई। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है हमारा कि पहला क्वेश्चन ये बन जाता है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई या सिंधु सभ्यता की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई? तो जवाब आएगा जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और अगर कहता है कि हड़प्पा स्थल की खुदाई किसने की सर्वप्रथम, तो नाम क्या आ जाएगा? दयाराम साहनी के द्वारा। ये याद रखने की चीज़ है। ये दो पॉइंट हो गए। अब आते हैं निर्माणकर्ता के विषय में। निर्माणकर्ता का विषय कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि इस सभ्यता के निर्माता कौन थे। इस सभ्यता जो आई तो अचानक से व्यक्ति इतने व्यवस्थित ढंग से घर, सड़क इत्यादि का निर्माण कैसे प्रारंभ करना शुरू कर दिया? तो कुछ लोगों में इसमें दो मत में बांटा गया है। एक विदेशी मत जिसमें आ जाता है मार्शल, व्हीलर, चाइल्ड, और एक भारतीय भी हैं डी कौशाम्बी। दूसरा है स्थानीय मत, यानी कि यहाँ के लोकल इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार हैं, उनका भी अपना मत है, जिनमें आ जाते हैं आर डी बनर्जी, लक्ष्मण स्वरूप वत्स और टी.एन. रामचंद्र। विदेशी मतों का कहना था कि भारतीय हड़प्पा काल से सिंधु सभ्यता के काल से कुछ ऐसे चीज़ें मिली हैं जो कि प्राचीन काल में सुमेरियन सभ्यता के लोग जो हैं इसका प्रयोग करते थे। जैसे में ईंटों के आकार, उनकी लिपियाँ, घर, मिट्टी के जो बर्तन, ये सारे चीज़ जो हैं, मोहरें इत्यादि जो चीज़ें हैं वो सब विदेशों में भी थी और भारतीयों के पास भी थी, यानी भारतीय सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास भी थी। तो इनका मानना यह था कि ये लोग जो हैं सो उसी काल के, यानी कि उसी समय के लोग हैं, और उन्हीं के लोगों ने आकर के भारत में भी इस सभ्यता का विकास किया। लेकिन भारतीय यानी कि स्थानीय के लोगों का मत यहाँ पर आया। स्थानीय लोगों का मत यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है कि इनका कहना था कि नहीं, ये तो बात सही है कि वो सारी चीज़ें मिली हैं यहाँ पर, लेकिन भवन वहाँ भी मिले हैं, यहाँ भी मिले हैं, लेकिन दोनों में तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अलग अलग चीज़ें थीं। जैसे उनकी पद्धति, यानी कि जो सड़क की प्रणाली थी वो वहाँ की अपेक्षा अलग थी। मकानों की बनावट जो थी वो सुमेरियन सभ्यता से अलग थी, मोहरें अलग थी, लिपियाँ अलग थी। तो इनका मानना था यहाँ पर, यानी कि इस संदर्भ में कहना यह है यहाँ पर कि इसका जो विकास हुआ वो किए हैं कौन? द्रविड़ लोग।
इसमें मुख्य रूप से आते हैं आपको TN रामचंद्र, लक्ष्मण स्वरूप वत्स और RD बनर्जी। ये जो इतिहासकार हैं इनका कहना था कि नहीं, ये सभ्यता जो हैं वो भारतीयों की सभ्यता है, द्रविड़ लोगों की सभ्यता है जिन्होंने इसका विकास किया। क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग समय अवधि के बारे में। अर्थात समय अवधि कहने का मतलब ये हुआ कि इसका काल क्या क्या है। तो इसके संदर्भ में भी अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग रूप दिया। जैसे इसमें है तो बहुत से लोग दिए हैं इनका नाम, इसके संदर्भ में अपने अपने मत व्यक्त किए हैं, लेकिन सबको हम लोगों को याद रख कर के चलना नहीं है। सबको इसलिए याद रख कर के चलना नहीं है कि उतने एग्ज़ाम में आएंगे भी नहीं, और साथ साथ जब उतने आएंगे भी नहीं तो उनको याद रखना एक अलग ही कठिनाई है। तो इसलिए उतना हम लोग इसको लेकर के चलेंगे नहीं। तो जो मुख्य रूप से हैं जिसमें आ जाता है मार्शल। मार्शल का नाम इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये भारत में इन्हीं के नेतृत्व में सबसे पहले खुदाई स्टार्ट हुई, तो ये स्वाभाविक है, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद माधव स्वरूप वत्स जो कि भारतीय थे, इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कार्बन 14 पद्धति, NCERT और DP अग्रवाल, ये तीनों का नाम यहाँ पे प्रमुखता से आता है। मार्शल का मानना था कि यह सभ्यता 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व की रही है, जबकि वहीं माधव स्वरूप वत्स 3500 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी पूर्व माने हैं। लेकिन सबसे प्रमाणिक जो आया है वो है कार्बन 14 पद्धति। कार्बन 14 पद्धति में इसको कहा गया है कि नहीं, यह जो सभ्यता है वो मुख्य रूप से 2350 से, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, 1750 का लगभग काल है। 1750 यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप लोग एरर कर लीजिएगा, 1750 का काल रहा है। वहीं NCERT के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। और एक और नाम आते हैं DP अग्रवाल। DP अग्रवाल, इनका मानना था कि ये जो सभ्यता रही है वो मुख्य रूप से 2300 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक की रही है। और इन्होंने DP अग्रवाल ने कार्बन 14 पद्धति का समर्थन किया कि नहीं, कार्बन 14 पद्धति जो है वो बिल्कुल सही है, वो सही आकलन इसमें किया गया है। तो देख रहे हैं क्या कि DP अग्रवाल 2300 से 1750, कार्बन 14 पद्धति 2350 से 1750। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, 1450 नहीं 1750 है। ये मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। और सामान्यतः भी यही माना जाता है कि इसका विकास जो है 2350 से 1750 ईस्वी के मध्य ही हुआ है। अब आइए इसके विस्तार के बारे में जानते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक रहा है। तो आपको बता दें, इसको देखने के लिए थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम आप लोग को सुविधा के लिए चित्र यहाँ पर रखे हैं। ऊपर में देखिए सबसे पहले आ जाता है सबसे उत्तरी स्थल जो है वो अखनूर ज़िला में मांडा एक स्थान पड़ता है जो कि जम्मू कश्मीर में है। वहीं सबसे साउथ की बात आ जाते हैं तो आ जाता है दक्षिण महाराष्ट्र में दायमाबाद जो कि अहमदनगर ज़िला में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे। वहीं अगर पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम में है सुतकांगेडोर जो कि दासक नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान के प्रांत में चला जाता है। और वहीं सबसे पूर्व में आइए तो आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित है। ये सबसे आपको दक्षिण साउथ का ज़िला आ गया। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई। तो उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई जो है सो 1600 किलोमीटर है। तो 1416 मैंने उत्तर से दक्षिण 1400, पूर्व से पश्चिम 1600। इसका एरिया लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि एक्यूरेट अगर कहा जाए तो 12,06,099 इतना एरिया आता है लगभग में, या अप्रोक्स उसको कह सकते हैं कि आपको लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इसका एक और मैप थोड़ा सा देख लीजिए, आप लोग आसानी से समझने में आएगा। देखिए इस हिसाब से ये हो गया मांडा, ये है सुतकांगेडोर, ये है आलमगीरपुर
और यह है दायमाबाद, ठीक है। सूतकांगडोर बालूचिस्तान में, मांडा जो है सो आपको जम्मू कश्मीर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और दायमाबाद महाराष्ट्र, याद रखना होगा। ऊपर का जिला अखनूर, नीचे का बलूचिस्तान देख रहे हैं, यह मेरठ ज़िले में स्थित है और ये जो है सो अहमदनगर ज़िले में स्थित है। तो इस टाइप से आपको इस हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। चलते हैं अब इसके बारे में कुछ और चीज़ जानते हैं, ठीक है। जैसे में विस्तार के बारे में जान गए, उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, पूर्व में आलमगीरपुर यूपी में स्थित है, पश्चिम में सूतकांगडोर जो कहाँ स्थित है, बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। अब इसमें कुछ विशेषता, हालांकि विशेषता को मैं ज़्यादा यहाँ पर मैटर आप लोग को नहीं डाल पाया हूँ। मैं आशा करूँगा कि आप लोगों को कुछ और चीज़ें अलग से वीडियो में डालूं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, सब लोगों को थोड़ा सा देख भी नहीं पाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी करके ही इसको रखूँगा। तो सबसे पहले कुछ विशेषता है जिसको मैं आप लोगों को बता दूं। यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। नगरीय अर्थात यहाँ पर लोग जो हैं सो नगरीय पद्धति के तहत व्यापार प्रधान सभ्यता थी। नगरीय रूप में इसका डेवलप किया गया था। लिपि इसकी बहुत चित्रात्मक रही है। इसके कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी वस्तुएं मिली हैं वो कांसे के निर्मित वस्तुएं भी मिली हैं, यानी कि कांसे का प्रयोग, कांसा समझ रहे हैं आप लोग को, तांबा और जस्ता के मिश्रण से प्राप्त हुआ जो वस्तु होता है उसको कांसा कहते हैं। तो ये कांसे के वस्तुएं इसमें मिली हैं, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त यह सभ्यता जो है सो व्यापार प्रधान रही है, यानी इसमें रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय अगर कहा जाए तो व्यापार था। इसके अतिरिक्त यह सभ्यता शांति प्रिय रही है। इसमें युद्ध का अवशेष न के बराबर मिला है कि युद्ध प्रधान बहुत सी सभ्यताएं ऐसे, जैसे आर्य में जाइएगा तो देखें कि अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए युद्ध हुआ करते थे, लेकिन इस सभ्यता में युद्ध का प्रमाण नहीं मिला है। तो ये थी हमारी हड़प्पा सभ्यता पर कुछ विशेष तथ्य। अगले जब तथ्य में मैं आऊँगा तो एक एक स्थल करके आप लोगों को उसके स्थल, उसके खोजकर्ता, वहाँ से किन प्रमुख चीज़ों की खोज हुई है, इससे भी प्रश्न बहुत पूछते हैं। उस वीडियो को लाऊंगा और उसी में इसका अंत कैसे हुआ मैं ला कर के आप लोगों को बता करके समाप्त करूंगा। लास्ट में मैं ये कहूँगा, अगर आप लोगों को इस टाइप से वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो दूसरे के पास शेयर करके इसको बढ़ाने में मदद करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद।